हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। दिस इज पार्ट 3 इन दी सीरीज। अभी हम बेर एक्ट रैपिड रिवीजन सीरीज चल रही है, उसमें हम एविडेंस एक्ट पढ़ रहे हैं। ये पार्ट 3 है। पहले पार्ट में हमने पूरे इंडेक्स को डिटेल में ब्रेक डाउन किया था एंड सेकंड पार्ट में हमने सेक्शन 1 टू 55 को शॉर्ट में देखा था। आज हम सेक्शन 56 टू 100 देखेंगे। इसके बाद एक पार्ट और आएगा जिसमें हम बचे हुए सेक्शंस देखेंगे एंड लास्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। उसमें हम एविडेंस एक्ट और बीएसए में क्या चेंजेस हैं, कैसे क्या इंडेक्स में चेंज हुआ है, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। दिस इज लिटिल बिट अबाउट मी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, हेल्पफुल लगे तो हाइप कर देना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, पीवाईक्यूज की पीडीएफ और कुछ भी चाहिए हो सब वहां मिल जाएगा। इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। एविडेंस से देखो 8 सवाल आते हैं। इजी बेर एक्ट है, बहुत मुश्किल नहीं है। शॉर्ट में देख लोगे तो काफी हेल्पफुल होगा। पढ़ोगे चाहे एग्जाम दे रहे हो, हर वे में, ठीक है। चैनल पे जाओगे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। हमने एआईबी के सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यू टॉपिक वाइज कवर किए हैं। 2014 से लेकर जो भी लेटेस्ट एग्जाम आप दे रहे हो उसके पीवाईक्यूज आपको ऐसे टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, ठीक है। पीवाईक्यूज कर लो, ये बैराक सीरीज कर लो, एआईबी के लिए यू आर सॉर्टेड। इससे ज्यादा नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। चलो मुद्दे पे आते हैं। 55 तक हम पहले पढ़ चुके थे, आज हम स्टार्ट करेंगे 56 से। पार्ट 2 की बात करें तो अब हम प्रूफ की बात कर रहे हैं। हमने पीछे फैक्ट, एविडेंस एक्सेट्रा सब देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं प्रूफ की। चैप्टर 3 बात करता है फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। कौन से ऐसे फैक्ट हैं जिन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। 56 बोलते हैं फैक्ट जो जुडिशियली नोटिसेबल है उन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, यानी कोर्ट जिनका जुडिशियल नोटिस ले रहा है उन्हें प्रूव करने की नीड नहीं है। 57 में बोला है फैक्ट्स ऑफ विच कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस। कोई भी ऐसा फैक्ट जिसमें कोर्ट को जुडिशियल नोटिस लेना चाहिए। अब वो कौन से फैक्ट्स हैं उसकी मस्त पूरी लिस्ट दी हुई है, जब भी क्वेश्चन आएगा मैच करके आप देख सकते हो, ठीक है। In all these cases and also on matters of public history, literature, science or art, the court may resort for its aid to appropriate books or documents for reference. If the court is called upon by any person to take judicial notice of the fact, अगर कोई इंसान कह रहा है कि कोर्ट इस बात की जुडिशियल नोटिस ले, कोर्ट रिफ्यूज कर सकता है अनलेस एंड अनटिल सच पर्सन ऐसा कोई बुक और डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करता है जो उसके लिए नेसेसरी कर दे ऐसा करना, ठीक है। 58 में फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड। हमने एडमिशन पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जरूर पढ़ना। तो कोई भी चीज जो एडमिट की जा चुकी है, ठीक है, या अग्री कर चुके हो उसे एडमिट करने के लिए, या डीम टू बी एडमिटेड बाय देयर प्लीडिंग्स, तो उसको कोर्ट अपने डिस्क्रिशन में ले लेता है और उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। चैप्टर 4 है ओरल एविडेंस के बारे में। बहुत आम भाषा में बोले दो तरीके के एविडेंस होते हैं, ओरल होगा, डॉक्यूमेंट्री होगा, या तो किसने बोला होगा कुछ या लिखित होगा। तो ऑल द फैक्ट्स एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स वो ओरल एविडेंस से प्रूफ हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स के केस में ओरल एविडेंस इररेलेवेंट होता है। बेसिक सी कॉमन सेंस भी लगाओ, अगर एक मान लो किसी की वसीयत है, लिखित रूप में अवेलेबल है, तो उसमें आप ओरली कुछ भी बोलते रहो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। कुछ केसेस में होता है एक्सेप्शन, वो सब हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कोई भी फैक्ट, ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट क्या डॉक्यूमेंट के कंटेंट है या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं, उनको छोड़ के सब कुछ ओरल एविडेंस से प्रूव हो सकता है। सेक्शन 60 में बात हो रही है ओरल एविडेंस डायरेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे मस्त पेंसिल से लिख लो, हियर से आपको याद रहेगा। इंडेक्स में भी लिख लेना, बैराक में भी। हियर से का मतलब क्या होता है, सुनी सुनाई। अगर मैंने बोला कि उसने ए ने बी को पीटा था, तो अगर मैंने देखा है तो वो डायरेक्ट होगा कि मैं आपको आके बताऊं ए ने बी को पीटा, मैंने अपनी आंखों से देखा। पर अब मैं सी को ये बात बताऊं और सी कोर्ट में गवाही दे कि नहीं मुझे तो उसने बताया था, तो भाई तुम डायरेक्ट नहीं बोल रहे हो, ओरल एविडेंस तुम्हारा डायरेक्ट नहीं है, तुम किसी की सुनी सुनाई बात पे बोल रहे हो, ठीक है। तो हियर से नहीं वो वैलिड होता है। ओरल एविडेंस मस्ट इन ऑल केसेस वट एवर बी डायरेक्ट, यानी कि अगर कुछ देखे हुए बात की बात है तो विटनेस जो है उसने खुद देखा हो या विटनेस ने खुद सुना हो, खुद परसीव किया हो, ठीक है। अगर सेंसस के थ्रू कुछ हो सकता है। ओपिनियन है तो उसके खुद के ओपिनियन हो। एक्सेप्ट एक्सपर्ट्स की बात अलग होती है, वो भी हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं और यहाँ पे भी दिया है, ठीक है। चैप्टर 5 सिमिलरली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करता है। सेक्शन 61 कौन से प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। कोई भी डॉक्यूमेंट के कंटेंट जो है वो प्राइमरी या सेकेंडरी एविडेंस हो, उसके थ्रू प्रूव हो सकते हैं। अब सवाल ये होता है प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस क्या है। इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनसे कई क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन 62 प्राइमरी एविडेंस की बात करता है। मीन्स द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। बेसिकली मान लो आपके पास आधार कार्ड है, ठीक है, और आपने उसके जेरोक्स भी बनवाए हैं, ठीक है। तो आधार आपका प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, मेन ओरिजिनल। जेरोक्स उसका सेकेंडरी हो सकता है, या फिर कोई ऐसी चीज जहां पे आधार यूज की गई है उस बात को साबित कर रही है, कुछ भी है, वो सेकेंडरी होगा, ठीक है। तो प्राइमरी एविडेंस यानी वो डॉक्यूमेंट खुद, ठीक है, जिसको इंस्पेक्शन के लिए कोर्ट ने मंगाया था, ओरिजिनल कागज जो होता है। एक्सप्लेनेशन 1 वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, ईच पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस, ठीक है। और अगर काउंटर पार्ट में भी है तो ईच काउंटर पार्ट इज अ प्राइमरी एविडेंस, ओके। सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, यानी कि मान लो सर्टिफाइड कॉपीज हैं जो आगे के प्रोविजंस के हिसाब से फिट बैठती हैं। ओरिजिनल की कॉपी बनाई गई है मैकेनिकल प्रोसेस से, ठीक है, और कॉपीज मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड फ्रॉम द ओरिजिनल। काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज अगेंस्ट पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम। ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सीन इट। एक एग्जांपल देख लेते हैं।
A photograph of the original is secondary evidence of its contents, though the two have not been compared. If it is proved that the thing photographed was the original, यानी कि अगर आप तस्वीर दे रहे हैं किसी डॉक्यूमेंट की तो वो सेकेंडरी एविडेंस माना जाता है, बट ये प्रूव होना चाहिए कि जिसकी फोटो खींची गई थी वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था, ठीक है। 64 में है प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्राइमरी एविडेंस, डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस एक्सेप्ट इन दीज केसेस। किन केसेस में? सेक्शन 65, केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस यूज हो सकता है किसी डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए। क्या क्या कंडीशन है डिटेल में आप देख लेना, वैसे मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ। व्हेन द ओरिजिनल इज शोन और अपीयर्स टू बी इन पोजीशन ऑफ पावर, सामने वाले के पास है, आपको मिल नहीं रहा है, ठीक है, लीगली बाउंड है प्रोड्यूस करने के लिए उन केसेस में। या मान लो ओरिजिनल की कंडीशन ऐसी है कि उसको कंडीशन और कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल हैव बीन प्रूव टू बी एडमिटेड इन राइटिंग, ठीक है। या ओरिजिनल जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, या सामने वाली पार्टी के पास ऑफर नहीं कर रहा है आपको, इजीली मूवेबल नहीं है, या ऐसी और भी कोई चीज है, ठीक है। और भी कंडीशन है, पॉज करके पढ़ लेना एक बार। 65A की बात करें, स्पेशल प्रोविजंस एज टू एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, वो आपको कहाँ दिया है? 65B में। एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात करें तो किस केसेस में कैसे होगा, यहाँ पूरा डिटेल में दिया हुआ है, जरूर पढ़ लेना। 66 की बात करें, रूल्स एज टू नोटिस टू प्रोड्यूस, नोटिस देना हो किसी को डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, उसके लिए क्या रूल्स हैं। अगर नोटिस कोर्ट के थ्रू प्रिस्क्राइब की जाती है, और अगर कोई ऐसा प्रिस्क्राइब रूल नहीं है देन नोटिस एज कोर्ट कंसिडर्स रीजनेबल, ठीक है। कब नोटिस की जरूरत नहीं होगी वो यहाँ दिया हुआ है। 67 प्रूफ ऑफ सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग, ठीक है। प्रूफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का, प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, जहाँ पे अटेस्टिंग विटनेस नहीं मिल रहा उस केस में क्या होगा? तो उस केस में जब अटेस्टिंग विटनेस डिनाई कर दे एग्जीक्यूशन को, या फिर प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। इन पे बहुत क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट ओवरऑल आपको जनरल आइडिया होना चाहिए, ठीक है। प्रूफ एज टू वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, इसको एक बार जरूर देख लेना, इसमें थोड़ा आईटी एक्ट भी आ जाता है, ठीक है। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो पब्लिक डॉक्यूमेंट सेक्शन 74 में डिफाइंड है, इस पे पीवाईक्यू आ चुका है पहले, ठीक है, कि पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या क्या होता है। सोवरेन अथॉरिटी का डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियल बॉडीज एंड ट्रिब्यूनल्स का है, पब्लिक ऑफिसर, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव, यानी किसी जज का कुछ वर्डिक्ट है, कुछ भी जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। पब्लिक रिकॉर्ड्स केप्ट इन एनी स्टेट ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट में आते हैं। सेक्शन 75 प्राइवेट डॉक्यूमेंट, इन सबको छोड़ के जो भी है वो सब प्राइवेट हो गया, ठीक है। 76 सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। 77 प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज, ओके। 78 प्रूफ ऑफ अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, कैसे करोगे क्या करोगे पूरा दिया हुआ है। प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो प्रिजम्पशन हमने शुरू में भी पढ़ा था, प्रिजम्पशन 3 तरीके का होता है, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, ठीक है, एंड तीसरा था कंक्लूसिव प्रूफ। आपको अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा आपको पता होगा, शॉर्ट में बता दे रही हूँ। मे प्रिज्यूम में क्या होता है, कोर्ट चाहे तो उस बात को प्रूव्ड मान लेती है, या फिर आपसे कहती है ना 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 प्रूफ लेके आओ, ठीक है। शैल में क्या होता है, कोर्ट उस बात को प्रूव्ड ही मानती है अनलेस कोई आके उसे डिसअप्रूव ना कर दे। एंड कंक्लूसिव में प्रूव्ड मानी जाती है, डिसअप्रूव नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या है, मे में प्रूव्ड मानती है, कोई आके डिसअप्रूव कर दे तो अलग बात है, या फिर कह सकती है प्रूफ लेके आओ हम नहीं मानते। शैल प्रूव्ड मानती है, कोई डिसअप्रूव कर सकता है, कंक्लूसिव में प्रूव्ड मानती है, डिसअप्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स को लेके क्या प्रिजम्पशंस किए जाते हैं, मैं बहुत इन डेप्थ नहीं जाऊंगी क्योंकि पिछले लेक्चर में भी इंडेक्स वाले में भी समझाया था, और ये बहुत इन डेप्थ जाने की जरूरत भी नहीं है, बट जिस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको लेके तुरंत मार्क कर लो। 79 में प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपी जेन्युइन है कि नहीं, तो कोर्ट जो है शैल प्रिज्यूम, ठीक है। शैल प्रिज्यूम हमने क्या समझा था, इसका मतलब है कि मान के चलो कि जेन्युइन है अनलेस कोई आके उसे डिसअप्रूव ना कर दे, ठीक है। अगर कोई सर्टिफाइड कॉपी है तो उसके केस में शैल प्रिज्यूम। 80 में प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड एज रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, कोर्ट शैल प्रिज्यूम की जेन्युइन है। प्रिजम्पशन एज टू गेजेटेड न्यूज़पेपर, प्राइवेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट, कोर्ट शैल प्रिज्यूम, ठीक है। प्रिजम्पशन एज टू गेजेट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, कोर्ट प्रिज्यूम करेगा जेन्युइननेस। किसी में कोई एक्सेप्शन अगर होगा भी छोटा मोटा तो वो आगे ही कहीं दिया होगा, तो जब भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसको एक बार पूरा पढ़ना, ऐसा नहीं कि एक लाइन ही पढ़ी और मार्क करके चले गए, ये मैं आपको जल्दी बता रही हूँ, ठीक है। पर आप जब एग्जाम में सॉल्व करोगे 4 लाइन है, चुपचाप चारों पढ़ना, उसके बाद आंसर मार्क करना। Presumption as to document admissible in England without the proof of seal or signature. Next है presumption as to map और plans. तो अगर जैसे यहाँ लिखा है, अगर ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो आधा पढ़ोगे, अगर वो मैप या प्लान जो है गवर्नमेंट का बनाया हुआ है, एक्यूरेट है, ठीक है, तो उसको तो शैल प्रिज्यूम किया जाएगा, बट अगर किसी और पर्पज से किसी और ने बनाया था तो उसमें आपको प्रूव करना होगा लाके, ठीक है। प्रिजम्पशन एज टू कलेक्शन ऑफ लॉज एंड रिपोर्ट्स ऑफ डिसीजंस, ये भी शैल प्रिज्यूम होगा, ठीक है। एंड और भी ऐसे ही पावर ऑफ अटॉर्नी को लेके, इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट को लेके, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और सिग्नेचर को लेके, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को लेके, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स,
कई सारे ऐसे और हैं, किसी भी चीज का प्रिजम्पशन हो, प्रिजम्पशन ऐसे डॉक्यूमेंट जो 30 साल के ऊपर के हो चुके हैं, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है, सबके इलस्ट्रेशंस दिए हैं, ध्यान से देखना, ओके। जो भी जिस पे क्वेश्चन आएगा उसको खोल के सॉल्व कर लेना। चैप्टर 6 देखते हैं, ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। किन केसेस में कैसे ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड किया जाता है बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है। सेक्शन 91 कहता है एविडेंस ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट्स एंड अदर डिस्पोजिशंस ऑफ प्रॉपर्टी रिड्यूस टू फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, ग्रांट है या कोई भी प्रॉपर्टी का डिस्पोजिशन है जिसको एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में रिड्यूस किया जा चुका है, एंड इन ऑल केसेस इन विच एनी मैटर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ कि वो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाए, नो एविडेंस शैल बी गिवन इन प्रूफ ऑफ टर्म्स ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और सच मैटर एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। इस केस में वो डॉक्यूमेंट ही काम आएगा या फिर उसका कोई सेकेंडरी एविडेंस है, तो इसमें ओरल की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है? When a public officer is required by law to be appointed in writing, and when it is shown that any particular person has acted as such officer, the writing by which he is appointed need not be proved, ठीक है। एक्सेप्शन टू, wills admitted to probate in India may be proved by a probate, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी आगे दिए, इन्हें भी देख लेना, ठीक है, एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं कई सारे। Next है 92, exclusion of evidence of oral agreement. No evidence of any oral agreement or statement shall be admitted as between the parties to any such instrument. अगर कोई भी terms of contract या कुछ है वो जो है रिड्यूस किए जा चुके हैं डॉक्यूमेंट के लिए। इसके कई प्रोविजंस दिए हैं, बहुत क्वेश्चन नहीं आते हैं बट आपको पता होना चाहिए, एग्जाम के लिए उतना रेलेवेंट नहीं है, बट ये पता रखो कि पूछ लिया तो कहाँ ढूंढोगे आंसर, ठीक है। 93, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू एक्सप्लेन और अमेंड एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट। अगर जो भी डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज थी वो एम्बिगुअस है, डिफेक्टिव कुछ भी लग रही है, एविडेंस मे नॉट बी गिवन ऑफ फैक्ट्स व्हिच वुड शो इट्स मीनिंग और सप्लाई डिफेक्ट्स। एग्जांपल, ए एग्रीज इन राइटिंग टू सेल अ हॉर्स टू बी फॉर ₹1000 और 1500। अब ये तो कुछ फिक्स नहीं है, 1000 या 1500 कितने में बेच रहे हो, तो एविडेंस कैन नॉट बी गिवन कि क्या प्राइस दी गई थी, ठीक है। 94, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स, ठीक है। तो इस केस में एविडेंस मे नॉट बी गिवन टू शो दैट इट वाज नॉट मेंट टू अप्लाई टू सच फैक्ट्स, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, ए सेल्स टू बी बाय डीड माय एस्टेट एट रामपुर कंटेनिंग 100 बीघा। ए हैज एन एस्टेट एट रामपुर कंटेनिंग 100 बीघा। एविडेंस मे नॉट बी गिवन कि नहीं नहीं वो जमीन की नहीं किसी और की बात कर रहा था। भाई अगर डीड पे क्लियरली लिखा है रामपुर में मेरी 100 बीघी जमीन है, मैं तुम्हारे नाम कर रहा हूँ, ठीक, बाद में तुम बोलो कि और तुम्हारी है भी, रामपुर में 100 बीघी जमीन है तुम्हारे पास, तो तुम कल को कोई एविडेंस ला के नहीं दे सकते कि नहीं नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा था, मैं तो किसी और जमीन की बात कर रहा था, फालतू कहानी नहीं, ठीक है। 95, एविडेंस हैव टू डॉक्यूमेंट अनमीनिंग रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट, ठीक है, ये भी इजी है, आगे देखते जाओ। एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज को लेके कुछ इशू है, ठीक है, बहुत इजी इजी है, इसमें बहुत टाइम मत देना, जिस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए उसके हिसाब से आंसर कर लेना। यहाँ तक ही हम आज पढ़ रहे हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो हमने 56 to 100 कर लिया, बर्डन ऑफ प्रूफ से रिलेटेड 101 से आगे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर मिस मत करना, उसमें हम बीएसए और एविडेंस को कंपेयर करेंगे, एंड वो काफी हेल्पफुल होता है क्योंकि आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि सिलेबस में दोनों आते हैं, दोनों में से किससे क्वेश्चन पूछा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसा ना हो कि गलत में कुछ यूज कर लो। एंड सेक्शंस चेंज हुए हैं, डेफिनेशंस के सेक्शन चेंज हुए हैं, कई सेक्शंस ऊपर नीचे हो गए हैं, तो जब आप किसी में अगर सेक्शन मार्क करने को आए तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप सही बैराक चेक कर रहे हो, ठीक है। आई होप दिस इज हेल्पफुल, आई होप यू आर फाइंडिंग दिस सीरीज हेल्पफुल। कोई भी डाउट हो कुछ भी कमेंट करके पूछ लेना। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, बाय बाय।